नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमारा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो चुका है। तो मध्यकालीन भारत में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा, तो हमने अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण पढ़ा और उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार भारत में अलग अलग साम्राज्य आए और एंड में मुगल साम्राज्य में सभी साम्राज्य लीन हो गए। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि भारत का आधुनिक इतिहास। तो भारत का आधुनिक इतिहास शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो मध्यकाल में भारत को पश्चिम से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे, जिसमें पहला मार्ग आता था फारस की खाड़ी, वहीं दूसरा मार्ग आता था लाल सागर मार्ग। ठीक है दोस्तों, अगर मैप में देखें तो यह कैसा दिखता है। फारस की खाड़ी वाला मार्ग था वो ये वाला था, जहां पे मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूं। तो यहां से भारत में एंटर करते थे यूरोपीय व्यापारी, और जो लाल सागर वाला मार्ग था वो ये वाला था। तो यहां से एंटर करते थे और भारत में यहां से व्यापार कर कर अपने देश चले जाते। सबसे अधिक व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी वाले मार्ग से हुआ करता था, क्योंकि जो लाल सागर वाला मार्ग था उस मार्ग पर दो अवरोध पड़ा करते थे, जिसमें पहला अवरोध था मार्ग में अधिक चट्टानें थी, वहीं दूसरा था मार्ग में अधिक कोहरा पड़ता था। तो फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था वो सूटेबल था यूरोपियों के लिए, बट जो लाल सागर वाला मार्ग था वहां पर चट्टानें भी बहुत थी, अलग अलग जगह पर समुद्र के बीच में चट्टानें थी, तो जिस कारण व्यापार उनका यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाता था। वहीं यहाँ पर कोहरा भी अधिक पड़ा करता था, जिस कारण जो जहाज थे पानी के वो रास्ता भटक जाते थे। तो जो यूरोपीय लोग थे वो क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी वाले मार्ग को ही अधिक प्रेफरेंस देते थे। तो जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था वस्तुओं का, तो उन वस्तुओं को कई राज्यों से गुजर कर जाना पड़ता था, जिस कारण उन्हें चुंगी और टैक्स भी, यानी कि चुंगी जिसे टैक्स कहा जाता है, तो वो भी अधिक देना होता था। और यूरोप में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली थी। ठीक है दोस्तों, अगर जो यूरोप में इटली के व्यापारी ही सबसे अधिक यहाँ पर व्यापार करा करते थे, वहीं इसका कारण था यूरोप के नई नए राज्य जो थे वो व्यापार नहीं कर पाते थे और व्यापार से वंचित हो जाते थे। तो एक ही जो यूरोप में सबसे अधिक व्यापार करा करते थे तो इटली के व्यापारी करा करते थे, और बाकी देशों के जो व्यापारी थे यूरोप के, तो उनको व्यापार का मौका नहीं मिलता था। यानी कि जो नए राज्य यानी कि नए देश भी बने होंगे तो उन्हें अधिक व्यापार का मौका नहीं मिला करता था। यहाँ पर व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, तो इसी बीच 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया विजय कर ली और यहां पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इस जगह पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होती है, तो जिस कारण अब जो यहां का व्यापार होता था, एशिया का व्यापार होता था, तो वह ऑटोमन साम्राज्य के अंडर आ जाता है, जिस कारण जो यह है, जो फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था उसे यहां पर बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोमन साम्राज्य का जो हिस्सा था वो कौन सा था, तो फारस की खाड़ी के करीब था। तो यहां पर वो अधिकार कर लेते हैं ऑटोमन साम्राज्य वाले, तो जिस कारण यूरोपीय लोगों का यहां पर व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो तुर्की साम्राज्य ने फारस की खाड़ी वाला मार्ग अवरोधित कर दिया, जिस कारण यूरोपीय व्यापार में दिक्कत आने लगी थी। ठीक है, मैंने बता दिया कि लाल सागर वाला मार्ग तो वैसे ही अवरोधित था क्योंकि वहां पर बहुत सारी चट्टानें थी, और उसके अलावा वहां पर क्या था, तो वहां पर अधिक कोहरा पड़ता था, तो जिस कारण जहाज अपना रास्ता भटक जाते थे या फिर किसी भी चट्टान से टकराकर ध्वस्त हो जाते थे। तो जिस कारण वो क्या था, तो फारस की खाड़ी वाले मार्ग को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे और वहां से व्यापार करने की सोचते थे। परंतु जब 1453 में जो होता है, क्या कहते हैं, क्या होता है, तो कुस्तुनतुनिया विजय कर लेते हैं तुर्क और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं, तो यहाँ का फारस वाला मार्ग यूरोपियों के लिए अवरोधित हो जाता है, जिस कारण अब वो भारत की खोज के लिए निकलते हैं। तो भौगोलिक खोज और व्यापारिक मार्गों पर आविष्कार करने के लिए पुर्तगाल सबसे पहले भारत आया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के शासक कौन थे, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब फारस की खाड़ी वाला मार्ग बंद हो गया और लाल सागर वाला मार्ग अवरोधित था, तो वहां से व्यापार करना तो वैसे ही उचित नहीं था क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो जिस कारण जो है उनके जो यूरोपीय लोग थे, तो उन्होंने भौगोलिक खोज और व्यापारिक मार्गों पर अधिकार यानी कि आविष्कार करने के लिए क्या हुआ, तो पुर्तगालियों को सबसे पहले भारत भेजा, जहां इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जो कि कहां का शासक था, तो यह पुर्तगाल का शासक था।
अब जब भौगोलिक और व्यापारिक खोजों की बात हुई तो फिर पुर्तगाल और यूरोप के कई लोग आने लगे, जहां 1486 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थ ल्यूमिडेज ने अफ्रीका स्थित उत्तरी आसिया द्वीप यानी कि केप ऑफ गुड होप की स्थापना की। तो वो भारत आया था, परंतु वो भारत आने के टाइम पर भटक गया और इसके द्वारा पुर्तगाली यात्री कौन था, बार्थ ल्यूमिडेज द्वारा अफ्रीका स्थित उत्तरी आसिया द्वीप यानी कि केप ऑफ गुड होप की स्थापना की गई। वहीं 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक यात्री फिर से भारत आता है, किसकी खोज के लिए, तो भारतीय यानी कि समुद्री मार्ग की खोज के लिए। परंतु यह भारत को पश्चिम में बताता है और यह इसके कारण रास्ता भटक जाता है और अमेरिका पहुंच जाता है, जहां इसके द्वारा अमेरिका की खोज की जाती है। इसके बाद 1498 में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा आता है। किस रास्ते आता है, तो उत्तमासा अंतरीप के रास्ते यह भारत आता है। इस रास्ते भारत आता है और यह भारत के सही रास्ते की खोज करता है। ठीक है दोस्तों, पेपरों में पूछा जाता है कि भारत के सही रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई, तो वास्को डिगामा द्वारा 1498 में खोज की गई। किस रास्ते आता है, तो उत्तमासा अंतरीप के रास्ते यह भारत आता है। और पेपर में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा, तो 1498 में पहुंचा था, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, वास्को डिगामा द्वारा क्या कहते हैं भारत के मार्ग की खोज की गई। तो इसके बाद बहुत सारी कंपनियां बनी जो कि भारत आई थी। तो यूरोपीय कंपनियों की स्थापना देख लेते हैं जो कि भारत आई थी। तो पहली कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1498 में इसकी शुरुआत होती है यानी कि स्थापना होती है। इसके बाद होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है 1602 में। इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है 1616 में। इसके बाद आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी होती है 1731 में, जो कि भारत आई थी। तो जान लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी भारत आई थी और उसके बाद इनका अलग अलग से डीप डिस्कशन कर लेंगे। स्थापना के बारे में हम जान चुके हैं, अब जान लेते हैं इन कंपनियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1498 में। एस्तादो द इंडिया नाम से यह कंपनी भारत में अपनी ब्रांच बनाती है। इसके बाद डच कंपनी आती है 1605 में। विरिंगडे ओस्ट इंडसे नाम से यह अपनी कंपनी स्टैब्लिश करती है भारत में। फिर आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1608 में यह आती है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यह भारत में अपनी एक ब्रांच खोलती है इस नाम से। इसके बाद आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम भी होता है भारत में। वहीं इसके बाद अंत में आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1667 में, और इस कंपनी का नाम कंपनी द इंडो ओरिएंटल था। ठीक है दोस्तों, तो यह मुख्य 5 कंपनियां भारत आई थी जिनमें भारत में व्यापार किया, और इसमें से मुख्य हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में कई सालों तक राज किया और भारत को इसने गुलाम भी बनाया था। तो दोस्तों, इन कंपनियों का डीप डिस्कशन हम करेंगे अगली वीडियो में एक एक करके। तो आशा करता हूं कि आपको यूरोप का आगमन समझ आ गया होगा कि किस प्रकार यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करते थे, और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होने के बाद उनके व्यापारिक मार्गों में अवरोध आया, जिस कारण उन्हें मार्ग खोज के लिए वो धीरे धीरे भारत आए और एंड में भारत ही में उन्होंने अपना राजकाज बसा लिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।